ये सच है। समाज में जो आगे निकला उसने जो पीछे छूट गया उसका हाथ नहीं पकड़ा। मैं इस बात को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करता हूं कि समाज के अंदर ये कमी है। लेकिन समाज भाइयों ये जो पीआईएल दाखिल हुई है, मैं आज इस बात को कह रहा हूं डंके की चोट पर, ये आपको कुछ देने के लिए नहीं हुई मेरे भाइयों। ये इसलिए हुई है कि आपके समाज में जो पढ़ा लिखा तबका है, जो जिनका कुछ परसेंट हिस्सा समाज की लड़ाई लड़ रहा है, उस समाज को और हाशिए में पड़े समाज में एक तलवार खींच दी जाए, जिससे जो सक्षम हो गया वो लड़े ना, और असक्षम जो भी है वो लड़ ना पाए और इनके अधिकारों को टकारा जा सके। मैं उदाहरण के साथ बताता हूं मेरे भाइयों, जो इतने बड़े पैमाने पे निजीकरण को पंख लगाकर सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हो, लेटरल एंट्री, संविधान, ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग के जरिए सरकारी नौकरी को हड़प रहे हो, वो आपके हितैषी कभी नहीं हो सकते। जिनकी मंशा ही, जिस आंदोलन की, जिस विचार की मंशा ही आपकी तरक्की के खिलाफ थी, वो आंदोलन कभी आपका हितैषी हो ही नहीं सकता। मेरे भाइयों मेरी बात को याद रखो। जब दुश्मन आपकी बात करे कि मैं आपका हितैषी हूं, समझ जाना कि चाकू पे धार बड़ी तेज लगी हुई है और ये चाकू इस बार आर पार ही जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। बहुत जिम्मेदारी की बात आपसे कह रहा हूं मेरे भाई। प्यारे भाइयों, दूसरा, 4 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश के अंदर, एक कन्नौज में, एक सहारनपुर में, एक अंबेडकर नगर में और एक जालौर में। जिन 4 मेडिकल कॉलेज में पूर्ववर्ती सरकार ने, क्योंकि उनको मौका मिला था, शेड्यूल कास्ट के लोग, क्योंकि वो जो निर्माण हुआ है ऐसे से हुआ, जो पैसा शेड्यूल कास्ट के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी योजनाओं के लिए, उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए, उनके विकास के लिए आता है, पैसा बजट में आता है, उस पैसे से निर्माण हुआ था। और मेडिकल की पढ़ाई महंगी है। बाकी बहुसंख्यक स्कूल कॉलेजों में से उन 4 कॉलेजों में आरक्षण की संख्या बढ़ाने का काम किया था। लगभग 340 सीटों में आरक्षण को मजबूत करने का काम किया था। कल उसमें आदेश आया कि वो आरक्षण गलत है और वो आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये ऑर्डर जो है कल लखनऊ, इलाहाबाद, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो एकल पीठ है लखनऊ की, उससे ये ऑर्डर आया। लगभग 200 बच्चे जो आसान डॉक्टर बनते थे, उन बच्चों की गर्दनों पे तलवार चलाने का काम माननीय उच्च न्यायालय ने करने का काम किया, लखनऊ की खंडपीठ ने। और मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं भाइयों कि 804 साल का कोर्स होता है। 800 तो परिवार वही है जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और फिर समाज में हजारों आईएएस, आईपीएस, वकील, जज, बिजनेसमैन, नेता, तमाम लोग हैं यहां। लेकिन किसी ने उसकी पैरवी करने का काम हाईकोर्ट में नहीं किया, क्योंकि न्यायपालिका में तो जो आप रखोगे और जिस तरह से पैरवी करोगे उसी तरह से आपके पक्ष में डिसीजन होंगे। पैरवी कमजोर रही तो ऑर्डर हमारे खिलाफ आ गया। क्योंकि मैं उदाहरण इस बात के साथ दे रहा हूं, 11, 13, 15 में भी ये गया था कोर्ट के सामने और कोर्ट ने इसको खारिज किया था। फिर अचानक से ऐसा क्यों हुआ कि इसके खिलाफ ऑर्डर कर दिया गया। 200 डॉक्टर आपके बच्चे जो हर साल बन रहे थे, उनको पीछे खींचने का काम किया, क्योंकि 1-1 करोड़ रुपए डोनेशन देनी पड़ती है प्राइवेट स्कूल में। और एक सर्वे कहता पार्लियामेंट्री कमेटी का कि 1% शेड्यूल कास्ट के बच्चे और 0.50 समथिंग आदिवासी समाज के बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और 11% ओबीसी समाज के बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। लगभग 80 का काम सरकार ने आदेश कर दिए, उसको करने का काम हो रहा। यानी कि एक तरफ आर्थिक चोट दी जा रही है, शैक्षिक चोट दी जा रही है स्कूल बंद करके, और दूसरी तरफ आपकी धार्मिक आजादी को भी कहीं न कहीं छीना जा रहा है। और बोध गया के लिए भी अगर किसी ने आवाज उठाई थी तो
वो भी आपका अकेला सांसद चंद्रशेखर आजाद था जिसने पार्लियामेंट में बोध गया के लिए आवाज उठाने का काम किया। नारा लगता है एक अकेला सब पे भारी, मुझे तो नहीं पता उसमें कितना सच है, लेकिन आपका एक कार्यकर्ता और हजारों लोगों का काम आज उत्तर प्रदेश और देश के अंदर हो रहा है। ये किससे छिपा हुआ नहीं है मेरे भाइयों, प्यारे भाइयों। आप भी जानते हो, आप कोई भी महापुरुष की, किसी भी महापुरुष की कोई नई मूर्ति नहीं लगा सकते हो, अपने धार्मिक स्थल में नहीं लगा सकते हो ना, उसके लिए शासन से परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर आप कोई नई जगह पे अगर कार्यक्रम करना चाहो महापुरुषों के लिए, तो वो भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी परमिशन भी नहीं दी जाती है। नहीं दी जाती है, नहीं दी जाती है ना। तो आपकी धार्मिक आस्था, इसका मतलब उनकी नजरों में शून्य। प्यारे भाइयों, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जो जमीनें दी गई थी पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा, वो जमीनें आप पता करा के देख लो, सब जगह पे छीन जा रहे, पट्टे निरस्त किए जा रहे हैं। जब भूमि अधिग्रहण पूंजीपतियों के लिए हो सकता है, हाईवे के लिए हो सकता है, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों के लिए भूमि अधिग्रहण सरकार क्यों नहीं कर सकती? जिन पर जमीन, जिनको जमीन क्यों नहीं दे सकती? इसका क्या जवाब है सरकार के पास? जिनमें रहने योग्य थल की भूमि नहीं है, उनको शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में योजना बना के क्यों जो है नहीं दिया जा सकता? इसका क्या जवाब है सरकार के पास? प्यारे भाइयों, निजीकरण किया जा रहा है, निजीकरण करके सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई प्यारे भाइयों, जो असल पीड़ा है वो ये है, जिसमें हो सकता है आने वाली पीढ़ियां वर्तमान में मेरे बारे में क्या सोचे। इस समाज के अधिकारी कर्मचारियों ने, सबने नहीं, हमारे यहाँ विजन 78 के साथी हैं और अन्य संगठन भी अपने अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे इस समाज में आरक्षण रूपी फल का फायदा लेके जो बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी बने हैं, उनकी जिम्मेदारी बैठती थी कि वो इन अन्याय पे, इन कोर्ट की लड़ाइयों में आगे बढ़ के सामने आए और इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। लेकिन आप उठा के देखो, गर्दन कोई दिखाई देता है क्या? अगर आज किसी पे जुर्म, रोते हुए कहा, रोते हुए आगरा में कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, जो मैं करना चाहता था उसका 10% भी नहीं कर पाया हूं, अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं इस कारवां को जहां तक पहुंचाना चाहता था वहां तक नहीं पहुंचा पाया। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको मेरे बच्चों पीछे मत जाने देना। आज ये तमाम अधिकार जो बाबा साहब दे गए थे छीन रहे, तो कारवां आगे जा रहा है पीछे जा रहा है? बताओ भाई बहनों। तो हम तो अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं, लेकिन समाज के को जो अधिकार मिले हैं उस फल को खाके जो लोग समाज का साथ नहीं देने, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो या विभिन्न दलों में बैठे तनखैये नेता हो, समाज उनसे भी जवाब मांगेगा। मेरी बात को याद रखना कि जब सारे अधिकार छीन रहे थे तो आप लोग क्या कर रहे थे? मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर रहा है भाइयों बहनों, गरीब का बेटा नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन जिनके बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो पैरवी करें। क्या वो अधिकारी कर्मचारी वर्ग जो आरक्षण की बदौलत आज मुख्य धारा में आ गए, तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उनके हाथ पकड़े, उनके मुंह मोड़ने। सबने नहीं मोड़ा, लेकिन जिन्होंने मोड़ा है आज उनसे समाज जवाब मांग रहा है कि ना तो खुद लड़ रहे हो ना लड़ने वालों का साथ दे रहे हो। तो बाबा साहब की वो बात आज भी सही साबित हो रही है कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरे आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। प्यारे भाइयों बहनों, वो मेरी आलोचना कर सकते हैं लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे सकते इस समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या है। उनकी आलोचना नहीं कर रहा मेरे भाइयों। अगर मेरे इस कहने के बाद उनको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, समान काम, समान वेतन, समान सम्मान पॉलिसी लागू हो
और जो आउटसोर्सिंग पे, संविदा पे, ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी पक्की की जाए और उनको सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन दे। इसकी मांग को भी पार्लियामेंट के जरिए मैंने उठाने का काम किया। मेरे भाई, मेरे लोकसभा क्षेत्र में और बिहार, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में पानी की समस्या, बाढ़ से बड़ी परेशानी हुई। उस मांग को भी मैंने जोर शोर से उठाने का काम किया और मैं आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लिखूंगा पत्र। हर जिले में आप चेक करा लो, 11,000 की लाइन, इससे बड़ी लाइन जा रही है छतों के। महीने में कई लोगों की जान जाती है, लेकिन सरकार चाहे तो उन लाइनों को शिफ्ट करा सकती है, लेकिन नहीं कराती। इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन आज मैं पत्र लिखूंगा और एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने का काम करेंगे, लोगों की जान की रक्षा कराने का काम करेंगे। प्यारे भाइयों, उसके साथ साथ जो मांगे मैंने आपको बताई, उसके साथ साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, इस मांग को भी पत्र लिख के भी और आंदोलन करके भी मैंने अधिवक्ताओं के पक्ष में इस मांग को उठाने का काम किया। मेरे भाई, मैं पहला वकील हूं प्यारे भाइयों जिसने अधिवक्ताओं के इस मांग को उठाने का काम किया। उससे पहले बहुत सारे वकील गए, सांसद बन के मंत्री भी बने, कभी नहीं किसी ने इस मांग को नहीं उठाया। और पुरानी पेंशन बहाल करो, इस मांग को भी मैंने जोर शोर से पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। मेरे भाइयों, इस मांग को उठाने का काम किया। और मैं आज आपको कह रहा हूं, बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, निवास करती है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखो कि सड़कों के इतने बुरे हाल हैं, सड़कों की जगह गड्ढे हो रहे हैं। ये सरकार जब आई थी 2017 में तो कहती थी कि हम गड्ढे भर देंगे, लेकिन गड्ढे तो नहीं भरे। ये सरकार गड्ढे में चली गई है, लेकिन गड्ढे भरने में ये सरकार सफल नहीं हो पाई है। और आज भी पूरे प्रदेश की किसी गांव की सड़क को जाके देख लो, शहरों सड़क को देख लो, ना निकासी की सही व्यवस्था है और ना ही गड्ढे भरे गए हैं। गड्ढे भरे ना जाए, इनकी जेबें सरकार के लोगों की जरूर भर रही है। इनकी जेबों को खाली कराने का और गरीबों के गांव से इन गड्ढों को भरने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। मेरी बात को अभी याद रखना। प्यारे भाइयों, एक सांसद इतना काम, एक सांसद इतना काम। और सोचो अगर इस विचार के 20, 25, 30 सांसद बन जाए तो क्या होगा? क्या होगा? क्रांति आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? आपने अब तक वोट देके कितने, चाहे नारायण गुरु हो, सब एक ही बात कह के गए कि एक रोटी कम खाना मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। और आज मैं आपको कह रहा हूं, बर्तन बेच देना, खून बेच देना, मकान बेच देना, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी मत छोड़ना अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए। मेरे भाइयों, याद रखना, ये भी विश्वास बना के कह रहा हूं, जब अवसर मिलेगा तो 2000 रुपए नहीं दूंगा आप लोगों को भत्ते के नाम पे, बेरोजगारी भत्ते के। आपको 5 किलो अनाज नहीं देंगे, लेकिन आपके बच्चों को वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन देने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। जो उस एजुकेशन को प्राप्त करके, क्योंकि 2000 रुपए में गरीबी नहीं मिटेगी मेरे भाई, 2000 रुपए में नहीं मिटेगी, 5 किलो आटे से नहीं मिटेगी, 5 किलो गेहूं से नहीं मिटेगी, 2 किलो चावल से, चने से नहीं मिटेगी। लेकिन जब पढ़ लिख के आपका बच्चा 50,000 रुपए की नौकरी करेगा तो आपकी गरीबी मिटेगी और आपकी समस्याओं का भी समाधान होगा। प्यारे भाइयों, बीच में ये पानी वानी लाके डिस्टर्ब मत करो। मैं तो उन लोगों का नेता हूं जो खेत में सुबह से काम करना शुरू करते हैं और जितनी बड़ी आपकी पानी की बोतल है इससे 2 गुना पसीना उनके बदन से निकलता है, तब जाकर उनको रोटी मिलती है। मैं तो उनका नेता हूं खोड़ा में जो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। कल आपने देखा होगा, मैं उनके आंदोलन में गया था। मैं उनका नेता हूं जिनको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी मिल रहा है, जिनसे उनके बच्चों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, जिनसे उनके बच्चों पे जान का खतरा बन रहा है। मैं तो उनका नेता हूं। चला
SIR को लेकर एक बड़ा विरोध हुआ। इस वजह से कई मुद्दे मैं सदन के पटल पे नहीं उठा पाया, लेकिन मैंने घंटे घंटे भर तख्ती लेके कड़ी धूप में मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके मुद्दों को जगह देने का काम किया। मीडिया में चर्चा में जाकर जो सरकार को कमजोर करने का काम किया, सरकार को मजबूर करने का काम किया। जैसे मैंने शिक्षा के अधिकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जो साजिश हो रही थी उसको रोकने में का काम करवाने के लिए तख्ती लेके प्रदर्शन किया। वैसे एक दवा एक दाम लागू करो जिसका फायदा गरीबों को मिले, अमीरों को मिले, इस बात के लिए आवाज बुलंद करने का काम किया। उसके बाद भाइयों, हरियाणा की एक बेटी बहन मनीषा को जिसको मार दिया गया न्याय, उसके बाद CBI जांच की घोषणा हुई, वरना पहली सरकार सो रही थी। मेरे भाइयों, हरियाणा की उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ने का काम किया। प्यारे भाइयों, SSC के अभ्यर्थी दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे थे, उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। पार्लियामेंट में उनकी आवाज को उठाने का काम किया और पहला मैं अकेला शख्स था जिससे उनकी समर्थन में खड़े होने का काम किया कि SSC के बच्चों के साथ अन्याय ना हो। मैंने SSC के जो हमारे चेयरमैन हैं और DAPT मिनिस्टर को पत्र लिख के और ज्ञापन देके ये सुनिश्चित कराने का काम किया कि उनकी मांगों की सुनवाई। प्यारे भाइयों, तमाम तरह की सुविधा दी जाती है। ये सारा ही साधन संसाधन जनता का है, तो जब जनता के पैसे से सब कुछ बन रहा है तो फिर जनता की भागीदारी उस प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि 98% संगठित है, संगठित प्राइवेट सेक्टर में SC ST OBC के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्या ये बात मैंने गलत उठाई? जोर से बताओ, गलत उठाई है सही? प्यारे भाइयों, मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन का विरोध किसने किया ये पढ़ना चाहिए पिछड़े वर्ग के भाइयों को, और साथ किसने दिया ये भी जानना चाहिए। लेकिन जब मंडल कमीशन आया तो उसकी 2 सिफारिशें लागू हुई, अभी 38 सिफारिशें चुकी थी। और मंडल कमीशन को रोकने के लिए उससे पहले काका कालेकर तमाम जो कमीशन बने, उन कमीशन की रिपोर्टों को भी डस्टबिन में डाल के रखने का काम किया गया। और ये जो आज की सरकार है, ये सरकार 2014 में इसी नारे के साथ आई थी कि हम मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशों को लागू करेंगे, लेकिन उसके बाद भूल गई। अगर पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया हो गया। प्यारे भाइयों, तो हमारी मांग यह थी कि मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू होनी चाहिए, जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों में क्रांतिकारी बदलाव होगा, उन्नति होगी। आप लोग सहमत हो नहीं हो? सहमत बताओ। पहले दिन से हमारी डिमांड अर्बुदन सम्मेलन में ये थी। आप ये बताओ, जो लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो वो हाथ बड़ा कर ले, और जो चाहते हैं EVM से चुनाव हो वो हाथ नीचे कर ले। समझे में नहीं। जिन्होंने बैलेट पेपर से कराना है वो दोनों हाथ खड़े रखे। मीडिया के भाइयों को दिखा रहा क्या चाहती है और सरकार क्या कर रही है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है और जनता क्या चाहती है। जो वर्ग ये चाहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बुलाता रहता हूं ना। लेकिन मेरी पुलिस के भाइयों से कोई लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन मैं उड़ता क्यों जब कई बार सब नहीं, कुछ पुलिस के भाई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिससे जनता को परेशानी होती हो और नेताओं के रास्ते आंदोलन कर रहा होता हो और पुलिस के भाइयों को जिम्मेदारी दी जाए कि इनको किसी भी तरह हटाओ, लाठी बजाओ, जेल में जाओ, खींचो, कुछ भी करो, तब मैं उनसे लड़ पड़ता हूं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर पार्लियामेंट में पुलिस के भाइयों को 8 घंटे की नौकरी मिले, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, उनकी वेतन विसंगतियां दूर हो,
बॉर्डर स्कीम खत्म की जाए, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। अगर इस मांग को भी जोर शोर से उठाने का काम किया तो चंद्रशेखर आजाद नहीं किया, इस बात को ध्यान रखना। और उठाने का नहीं कह रहा हूं, अवसर आने दीजिए, पहली कैबिनेट में ये लागू करके दिखाएंगे हम लोग। मेरी बात को आप याद रखना होनी चाहिए। जब पहला सम्मेलन हुआ आप चेक करा लो, मेरा पार्लियामेंट का लोकसभा का पहला भाषण और उसका पहला अंश ये था, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी, माननीय काशीराम साहब ने कहा था तो जातिगत गणना होनी चाहिए। ये मांग मैंने पार्लियामेंट के पहले भाषण में उठाई और जब प्रभुजन सम्मेलन कराने शुरू हुए तो आप महसूस करके देखो कि बहुत जल्द सरकार ने इस मांग को बिना किसी जानकारी के अचानक से अपनी कैबिनेट में पास कर दिया कि जातिवार गणना होनी चाहिए। लेकिन सम्मानित साथियों, मेरी मांग सिर्फ जातिवार गणना की नहीं थी। मेरी मांग तो ये थी कि उसकी आर्थिक आंकड़े भी जारी होने चाहिए, जिससे ये पता लगे कि पाल समाज में कितने डॉक्टर है, कितने इंजीनियर है, कितने वकील हैं, प्रजापति में, कश्यप में, सैनी में, मौर्य में, साक्य में, कुशवा में, विश्वकर्मा में, सेन में, नुनिया में, निषाद में, कश्यप में तमाम जातियां हैं। चमारों में, बाल्मीकियों में, पासियों में, धोबियों में, कोरियों में, खटिकों में, तमाम जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, उनमें ये पता लगना चाहिए कि भाई सरकारी नौकरी कितनों पे है, प्राइवेट नौकरी कितनों पे है, ट्रैक्टर कितने के पास है, बस कितनों के पास है, 4 पहिया गाड़ी कितनों के पास है, 2 पहिया गाड़ी कितनों के पास है, कितनों के पास साइकिल है, कितनों के पास जमीन है, कितनों के पास मकान है, कितनों के पास उद्योग धंधे हैं, कितने के पास जो है कितने लोग मीडिया में हैं, कितने लोग जुडिशरी में हैं, पता लगना चाहिए। ये मांग हमने उठाए रखी, हमारी मांग जारी है कि गणना हो तो उसके आर्थिक आंकड़े भी जारी हो कि पता लगे कि विषमता, आर्थिक विषमता कहां खड़ी है। और ये भी पता लगे कि अगर कोई योजना बने तो किन लोगों को लाभ मिलना चाहिए। ये बात जारी होनी चाहिए, जानकारी होगी, डेटा होगा, तभी तो लाभ दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद हमने ये दूसरी मांग प्रबुद्धन सम्मेलन के जरिए उठाई कि लगातार निजीकरण हो रहा है। आरक्षण को लेटरल एंट्री सुविधा आउटसोर्सिंग के जरिए खत्म किया जा रहा है। तो आरक्षण के साथ जो लूट मचाई हो रही है, लूट मचाई बंद होनी चाहिए और संविधान पे जो संभावित खतरे महसूस हो रहे हैं वो खतरे खत्म होने चाहिए। हमने तीसरी मांग उठाई, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, मुसलमानों पे, जैनों पे, सिखों पे, बौद्धिस्टों पे और न्याय पसंद किसी भी जाति धर्म के लोगों पे जो हिंसा हो रही है, अन्याय हो रहा है, कि बुलडोजर चल रहा है, कि इनकाउंटर हो रहे हैं, कि फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, ये अन्यायात्याचार की समीक्षा होनी चाहिए और ये अन्यायात्याचार बंद होने चाहिए। आज हम पे पुलिस है, इंटेलिजेंस है, अर्धसैनिक बल है, आर्मी है और तमाम फोर्सेज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर इस तरह से एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि लाखों महिलाओं पे हिंसा हो रही है, उनको डायन कह के मारा जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनको पीटा जा रहा है। एक मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बिल लेके आया था प्राइवेट सेक्टर में, पार्लियामेंट के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। कई लोगों ने सवाल किया कि भाई साहब बनता कैसे, निजी क्षेत्र ऐसे बनता है। भाइयों मैं आपको जवाब भी दे रहा हूं, सिर्फ समस्या नहीं है, समाधान है हमारे पास। लोगों के पास समस्या है, हमारे पास समाधान है। जिन लोगों ने अपने लिए ना जी के इस हक वंचित समाज को अपना सब कुछ मान के लड़ाई लड़ने का काम किया, मुकदमे झेले, जेलें काटी, लाठियां खाई, कई ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे और कुछ मेरे जैसे भी हैं जो गोली खाके में जिंदा। इस वजह से ये ताकत बनी है। समाज साथियों, प्रबुद्धन सम्मेलन ही क्यों? जब आप गांव में लौटोगे आपसे पूछेंगे लोग भाई ने क्या कहा, माँ पूछेगी, बहन पूछेगी जो नहीं है, पिता पूछेंगे, दादा पूछेंगे आपका भाई क्या कह के गया, आपके गांव के लोग पूछेंगे, आपके दोस्त क्या बताओगे। अगर याद नहीं रखोगे तो क्या बताओगे, और याद रखोगे तभी तो बताओगे ना। तो प्रबुद्धन सम्मेलन ही क्यों? आप
आप इतिहास उठा के देखिए, प्रभु जन सम्मेलन पहले भी होते थे, सारी पार्टियां कराती थी, लेकिन एक ही जाति के लोगों को मंच पर बिठाते थे और बाकी लोगों को सामने बिठाते थे और ये कहते थे कि ये प्रबुद्ध है और ये अबुद्ध है, ये प्रबुद्ध लोग जो बताएंगे उसी से इनका ज्ञान बढ़ेगा। जब मैंने उन सम्मेलनों को देखा तो मुझे लगा कि ये सम्मेलन तो भारतीय संविधान के अनुसार नहीं हो रहे, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों की विचारधारा के अनुसार नहीं हो रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील पैदा हो जाते हैं, उस समाज के अधिकारों पर कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता है, उनके अधिकारों को छीना नहीं जाता। काम किया, अगर मैं होता तो क्या करता, SC ST के साथ OBC EBC भाइयों को भी, क्योंकि 80% पैसा, गौर से सुनो, योजनाओं का 80% पैसा जो योजनाएं बनती हैं वो ठेके के द्वारा ही जमीन पर जाता है। मैं उन 80% पैसे में SC ST OBC EBC भाइयों को आरक्षण देकर ठेकेदारी में उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करता है। ये फर्क है उनको और हम में। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, उनसे मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई तो उनसे जो सत्ता में बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं उनको उखाड़ के फेंकना है और जो यहाँ बैठे हैं इनको सत्ता में लाना है, गरीबों की सत्ता बनानी, गरीबों की ताकत बनानी, ऐसे लड़ाई है। इसलिए आपसे मांगना चाहता हूं, आप यहाँ आए हो, पसीना बहा कर सहा, भूखे प्यासे रहे, पैसे खर्च करे, लेकिन यहां से जाने के बाद अगर कुछ घंटे आंदोलन को नहीं दोगे तो प्यारे भाइयों, आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा, ताकतवर नहीं होगा। ताकतवर नहीं होगा तो क्या होगा मैं बताता हूं। फतेहपुर में केशपाल पटेल को कुल्हाड़ी से काट कर मार दिया गया, कुल्हाड़ी से, और उनको बचाने आए वीरभान पटेल और रामलखन पटेल को भी मार मार के अधमरा कर देगा और सब अस्पतालों में जिंदगी मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। प्यारे भाइयों, ये ताली बजाने का विषय नहीं है, मगर मैं गंभीर जानकारी आपसे दे रहा हूं। पटेल समाज कमजोर समाज नहीं है। अभी उनके 42 MLA हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कितने? 42 और 10 लोकसभा के सांसद हैं उनके, कितने? 10 है ना भाई, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। और 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं राज्य में, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री है केंद्र सरकार में, लेकिन फिर भी यहां केशव पटेल को कुल्हाड़ियों से काट के मार दिया जाता है और प्रदीप पटेल को प्रतापगढ़ वहां मिर्जापुर में पानी में डुबो के मार दिया जाता है। अगर वो समाज के प्रति ईमानदार होते तो ना केशव पाल पटेल को मारा जाता, ना प्रदीप पटेल को मारा जाता। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि उन दलों में रहकर उनकी मजबूरी है उन दलों के हिसाब से काम करना। वो जिस जाति समुदाय में पैदा हुए उन्हीं के लिए नहीं लड़ सकते हैं। आपके मेरे जैसे हाशिए में जो लोग पड़े उनकी क्या आवाज वो बनेंगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जब चुनाव आएगा, जय भीम की का झंडा लेके बहुत लोग आएंगे, जय भीम का नारा बोल लगाएंगे। जब चुनाव आएगा, जय भीम का नारा बोल लगाएंगे, नीला पट्टा पहन के आएंगे, नीला झंडा पहन के लेके आएंगे और आपको अपना हितैषी बताएंगे। लेकिन जब आप पर अन्याय अत्याचार होगा तो कोई आएगा तो भीम आर्मी आएगी, आजाद समाज पार्टी आएगी, चंद्रशेखर आजाद आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा मेरे भाइयों। और अगर आप इस आंदोलन को ताकत नहीं दोगे तो आप पे अन्याय अत्याचार होगा और कहोगे। सहारनपुर से हमारे प्रबुद्धन सम्मेलन शुरू हुए थे और आज बांदा में हमारा 14वां सम्मेलन, अभी इसके बाद 4 सम्मेलन बाकी। कमजोर वर्गों के, रिटायर्ड कर्मचारी, अधिकारी और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाकर हम लोग आजाद समाज पार्टी के जरिए बहुजन महापुरुषों के रुके हुए आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिससे आंदोलन बने, आंदोलन से शक्ति पैदा हो, शक्ति से बदलाव हो, ऐसी पॉलिसियां बने जिनसे लोगों के जीवन में खुशहाली आए। और आज ये 14वां सफल सम्मेलन बांदा में हुआ है।
मेरा विश्वास है कि बाकी सम्मेलन जब खत्म होंगे तो आजाद समाज पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ को बहुत मजबूत कर चुकी होगी। ये एक तरह की समीक्षा भी है जिसमें बूथ सेक्टर का संगठन कितना तैयार हो गया है और उस संगठन के जरिए किस तरह से भाईचारा पैदा करके इस अस्तित्व बचाने की लड़ाई को मजबूत किया जाना। आज उत्तर प्रदेश में किसी भी गांव में आप चले जाओ, सड़कों का हाल बुरा है। सरकार 2017 से कहती गड्ढे भरेंगे, 25 आ गया, 8 साल में गड्ढे नहीं भरेंगे। आप जाओ किसी भी जिले में चले जाओ, घरों के ऊपर से 11,000 की लाइन जारी है। हर महीने सैकड़ों लोगों की जान जिलों में जाती है, सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती। आज तमाम तरह से कानून व्यवस्था ठप हो गई है। किसान लाइन में लग रहे हैं यूरिया के डीएपी के लिए, उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और जिस तरह से आउटसोर्सिंग पे जो कर्मचारी हैं, आशा आंगनबाड़ी बहनें हो, भोजन माता बहनें हो, पीआरटी होमगार्ड के जवान हो, ग्राम पंचायत सहायक हो, रोजगार सेवक हो, वो वेतन वृद्धि के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सुनवाई कोई नहीं हो रही है। इन तमाम मांगों को लेकर हम लोग पार्लियामेंट में से लेकर सड़कों तक लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी गांव-गांव जाके हम लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने का 13 दिन से लगातार विपक्ष के नेता राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर के बिहार में यात्रा कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? नहीं, देखिए, बड़ा मुद्दा है वोट। बाबा साहब ने तो जब वोट का अधिकार दिलाया था तो कहा था कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, अब राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। वोट को लेकर लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा है। किसी भी प्रकार का अगर वोट पे सवाल खड़ा होता है, जनता में आक्रोश होता है। पहले ईवीएम को लेकर कितने सवाल खड़े हुए हैं और अब वोट की चोरी पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस बात को वो आज उठा रहे हैं, हम तो पिछले 1.5 साल से उसी बात को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं कि अपनी वोट की रक्षा करो। और इसीलिए हमने सिर्फ समस्या नहीं बोली, हमने उसके समाधान के लिए वोट रक्षक 4 वोट रक्षक जो है एक वार्ड में बनाने का निर्णय लिया है और पार्टी उस पर तेजी से काम भी कर रही है। पीएम मोदी के चीन को दौरे को लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं? नजरिए से देखने का मतलब तब ऐसे दौरे तो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। उस दौरे के बाद ऐसे दौरे तो अमेरिका के भी हुए थे और कहते थे कि हमारा डंका अमेरिका में बज रहा है, लेकिन जो 50% का टैरिफ है वो डंका बज रहा है या व्यापारियों की कमर टूट रही है, इसका जवाब भी मीडिया को सरकार से मांगना चाहिए। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया कि स्वदेशी की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, अब चीन के साथ में ये व्यवहार बना रहे हैं, वहाँ का बाजार यहाँ आएगा, लोगों का जो रोजगार के साधन है वो कम होंगे। इसमें मेरा ये कहना है कि सरकार कहती थी कि आत्मनिर्भर बनो, स्वदेशी मॉडल अपनाओ, तो अब वो स्वदेशी मॉडल कहाँ चला गया है? हमारे देश की जनसंख्या इतनी महत्वपूर्ण है, हम मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ऊपर जा सकते हैं, मेहनती लोग हैं हमारे आगे, लेकिन उनकी मेहनत को नजरअंदाज करके और जिस तरह से आप देखो अन्य अन्य प्रदेशों में पलायन करके मजदूर कहाँ जाके काम करता है। दुबई कितने 30 लाख से ज्यादा मजदूर कहाँ गए? भारत के। जो दुबई को बना सकते भारत को नहीं बना सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्वदेशी का नारा भी नारा था और अब जो व्यापार के नारों की बात हो रही है वो भी नारे हैं, ये खोखले, इनमें कोई सच नहीं। असल ये है, आज हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, 69 शिक्षक भर्ती के बच्चे, पुलिस भर्ती के बच्चे, तमाम पीटीसी के बच्चे, बीएड के बच्चे सब परेशान हैं और चोरी डकैती लूटमार हो रही है, कानून व्यवस्था ठप होगी और सरकार के नेता पड़ के सो। अखिलेश जी ने यह भी कहा है कि 14 के पहले भारत की जितनी जमीन थी अब ये वो अभी भी है या नहीं है? सरकार में आती तो क्या बदलाव? जो बदलाव मैंने आपको मंच से कहा है वही बदलाव होंगे। गरीब के घर तक सुख सुविधा पहुंचेगी और सबको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा। रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा, रोजगार सबके लिए सुनिश्चित होगा, ये गारंटी आजाद समाज। आपके सहयोगी सुधीर ओवैसी जी ने उनकी हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं होंगी, जो बयान दिया ओवैसी जी ने, योगी और मोदी सुरक्षित नहीं है, हिंदुस्तान में मोदी सुरक्षित नहीं है। अब आप ये उन्हीं से जाके पूछो यार, मेरे तो सभी साथी हैं जो पार्लियामेंट में। कांग्रेस ने कहा है कि गलवान घाटी में 20 सैनिकों पार्टी से जुड़े हुए सवाल उन्हीं से पूछे। ये आजाद समाज पार्टी के नेताओं की चर्चा है, आप उनके कार्यालय जाए, उनके कार्यालय में जाकर उनके विषय जुड़े सवाल ओवैसी साहब आपके सबसे ज्यादा करीबी माने जाते हैं। यस, लेकिन उनके जवाब के जिम्मेदार वही। यहाँ की सरकार को क्या चेतावनी है बांदा से, बांदा की धरती से? बांदा की धरती से चेतावनी नहीं, सरकार को एक निवेदन है कि वो अच्छे काम करे और जब वो अच्छे काम करेंगे तो ही सरकार का। बुंदेलखंड के किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बताओ।